इस वीडियो को देखने से पहले जिसने भी इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे जरूर से देख लेना। कूदो को ये बोलने से कि मैंने ही रिको को मारा है सुनकर रिको काफी हैरान हो जाती है, पर फिर कूदो आगे बोलता है कि अगर मैं ऐसा बोलूं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा, जिससे हमें समझ में आता है कि कूदो मजाक कर रहा था। अब रिको बोलती है यानी तुम्हारे दिल में अभी भी रिको है। ये बातें सुनकर कूदो उदास हो जाता है और यहाँ से चला जाता है, और ये सारी बात रिको याओमी को बता देती है। ये सुनकर याओमी कूदो पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन रिको कहती है कि कूदो काफी अच्छा इंसान है और उसके बारे में सोचने लगती है, और थोड़ी देर बात करने के बाद यहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए भी कूदो के बारे में ही रिको सोचे जा रही थी। वो सोचती है कि उसे कूदो के बारे में बहुत कुछ जानना है, इतना जितना पहली वाली रिको भी नहीं जानती थी। उसे हम रिको ए कहेंगे और इसे हम रिको बी कहेंगे। इसके बाद अगली सुबह रिको उठती है और यहाँ पर उसे बुक्स मिलती हैं जो कि पहली वाली रिको की थी। ये सारी बुक्स जापान की हिस्ट्री के बारे में थी। यहाँ वो एक मिस्टीरियस नोवेल पढ़ने लग जाती है और उसे पढ़ते पढ़ते उसे काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है और उसे टाइम का पता नहीं चलता। जब काफी देर बाद वो बुक को रखने जाती है, उसको वहाँ पर डायमंड की एक रिंग मिलती है जो कि पहली वाली रिको की थी। अगले दिन कूदो और रिको ऑफिस में आते हैं, जहाँ देखकर ही दोनों को पता चलता है कि दोनों रात भर ही नहीं सोए हैं। अब कूदो रिको से पूछता है कि आखिर तुम रात भर क्यों नहीं सोई, जिस पर रिको बताती है कि वो रात भर एक नॉवल पढ़ रही थी जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और उसे पता ही नहीं चला कि दिन कब हो गया। वो नॉवल अधूरी थी, उसको उसका पार्ट 2 नहीं मिल रहा। इस पर कूदो उसे एक बुक स्टोर के पास लेकर ही चला जाता है। यहाँ रिको के साथ याओमी भी थी, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि यहाँ तो शाओमी काम कर रही है। रिको उसे उसी नॉवल के बारे में बताती है, जिस पर शाओमी उसे पार्ट 2 के बारे में बता देती है कि वो कहाँ मिलेगी। रिको नॉवल लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे वहीं खड़े होकर पढ़ने लग जाती है, लेकिन नॉवल के अंदर कुछ मिस प्रिंट्स थे, कुछ पेज गायब थे और कुछ वर्ड्स भी गायब थे। अब रिको कूदो को अपनी प्रॉब्लम बताती है, जिस पर कूदो बताता है कि मैंने इसकी एंडिंग पढ़ रखी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी एंडिंग बता सकता हूँ। पर रिको उसे चुप करा देती है ये बोलकर कि मुझे स्पॉयलर्स नहीं जानने। और तभी यहाँ याओमी आ जाती है जो कि कूदो पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब रिको टाइम पास के लिए एक ट्रैवलिंग बुक को उठा लेती है और उसे पढ़ने वाली थी। इससे कूदो को पुरानी रिको की बात याद आने लगती है, और अब वो रिको को कहता है कि ये बुक काफी पुरानी हो चुकी है और इस बुक के अंदर पुराने गॉब्लिन शहर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन याओमी यहाँ पर उसे चुप करा देती है। इसके बाद रिको और याओमी एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ रिको उसे नॉवल के बारे में बता रही होती है। तब याओमी बोलती है कि ये पुरानी रिको की नॉवल थी ना, तुम आखिर उसकी बुक क्यों पढ़ रही हो? तो रिको बोलती है कि मैं पुरानी रिको के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ कि आखिर उसे क्या चीजें पसंद थी और क्या नापसंद थी। इससे याओमी समझ जाती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हम एक टीवी शो में म्यूकी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने आया है। बेसिकली यहाँ अपनी सर्जरीज के बारे में बताने आया है। यहाँ पर एक लड़की अपने चेहरे से रिलेटेड म्यूकी से क्वेश्चन पूछती है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जिसे म्यूकी कहता है कि तुम्हें पहले अपनी सोच को बदलनी चाहिए, तुम्हारी स्माइल काफी प्यारी है। म्यूकी ऐसे ही काफी सारे डायलॉग मार देता है। तभी उसके बगल में एक बंदा बैठा होता है जो कि बोलता है कि ये सारी बातें बस कहने में ही अच्छी लगती हैं। वो कहता है कि नेचुरल चीजें उन पर अच्छी लगती हैं जिनका चेहरा सही हो, और ऐसे बोलते हुए वो उस लड़की की बेइज्जती भी कर देता है। वो बंदा कहता है कि सुंदरता तो बचपन से ही मिलती है, और ये सारी बातें सुनकर म्यूकी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो म्यूकी सबसे पहले उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि कभी कभी सारी चीजें हमें आसानी से नहीं मिलती हैं, कभी कभी हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं और कुछ चीजें हमसे छीन भी जाती हैं। काफी सारे लोग उसका इंटरव्यू देख रहे थे, हैरान थे कि आखिर उसने क्या बोल दिया, लेकिन याओमी यहाँ पर उसकी बात को काफी सीरियसली ले रही थी। ये बात सुनकर वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोचने लगी थी। उसे अपनी पुरानी बातें भी याद आने लगी थी। अब थोड़ी देर बाद रिको कहती है कि चलो हमें चलना चाहिए यहाँ से। तभी यहाँ पर एक लेडी मूवी की टिकट लेकर आई थी और मूवी का नाम था बटरफ्लाई ड्रीम। रिको बताती है कि इसमें ये लेडी तो काफी सुंदर दिख रही है। वो याओमी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, जिस पर याओमी साफ मना कर देती है, और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि कुछ तो बात है। तो रिको भी अकेले ही मूवी को देख आती है, और मूवी देखने के आने के बाद वो याओमी के साथ शॉपिंग पर जाती है किसी कपड़े की। रिको यहाँ पर सिर्फ मूवी के बारे में ही बात करी जा रही थी कि एक्टर काफी ज्यादा सुंदर थी। याओमी उन बातों को इग्नोर करती है और उसे एक कपड़ा पसंद आ जाता है। तब रिको बताती है कि ये कपड़ा तो सेम उस एक्टर्स ने पहना था, जो सुनकर याओमी उस पर भड़क पड़ती है। याओमी बोलती है कि मुझे काफी डर लगता है। रिको पूछती है कि आखिर तुम्हें किस चीज से डर लगता है? तब याओमी बोलती है कि तुम्हारा कोई डरावना पास्ट नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ सकती, और वो यहाँ से भागने लग जाती है। भागते हुए वो बोल रही थी मेरा पास्ट काफी डरावना है, मेरा पास्ट काफी डरावना है। और अब हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो सुंदर होने के साथ साथ काफी ज्यादा रिच भी हुआ करती थी। उस पे पैसा तो बहुत था, लेकिन उसके पास आजादी बिल्कुल नहीं थी। उसकी मदर जो भी बोलती थी उसे बस वही करना पड़ता था। उसे अपनी वो जिंदगी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वो फेम, वो नेम उसे बिल्कुल नहीं भाता था, इसीलिए इस वक्त वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ रिको यामी को मैसेज भी करती है, पर वो सीन नहीं करती। रिको को अब समझ नहीं आता कि आखिर बातचीत क्या हुई है, और इसके बाद अगले दिन वो ये सारी बातें कूदो को भी बता देती है। कूदो उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचना
नहीं चाहिए और उससे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए कि आखिर क्या बात है। सारी बातें सुनकर रिको सोचती है कि शायद वो सही कह रहा है और इसके बाद वो पहुंच जाती है सीधा यामी के पास। रिको उसे बाहर से ही बाहर बुलाती है पर वो नहीं आती, तो रिको उससे उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर यामी बताती है कि मैं अपनी मदर की सिर्फ एक डॉल बनकर रह गई थी। मुझे अपनी आजादी से कुछ भी करने का चांस नहीं मिला और ना ही कभी मौका मिलता। ना ही यामी को पता था कि उस समय उसे क्या करना था। बातें सुनकर रिको उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है और बोलती है कि अपने पास्ट को लेकर बैठे रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी को किसी के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे भी तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये समझती हूँ कि जो मुझे चाहिए मुझे वो हासिल करना है, अपने गोल तक मुझे पहुँचना है। ऐसे वो काफी सारे भाषण देती है, जिसके बाद यामी पिघल जाती है और गेट खोलकर सीधा उसे हग ही कर लेती है। वो बताती है कि तुमने सही कहा, मैं अपने उस वर्जन को अचीव करूंगी जो मुझे परफेक्ट लगेगा। अब वो काफी खुश हो चुकी थी, जिसके बाद वो लोग दोबारा शॉपिंग करने आ जाते हैं इयररिंग्स की। यहाँ यामी एक इयररिंग को पसंद करती है। रिको ये बोलती है कि ये काफी सुंदर है, जिस पर यामी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं खुश हूँ कि मैंने पहली बार अपने डिसीजन से किसी चीज को पसंद करी है। वो इयररिंग्स को ट्राई करने जाती है, तभी रिको यहाँ पर कूदो को देखती है और बोलती है मुझे भी कोई पसंद आया है पहली बार। इसके बाद हम पुरानी रिको और कूदो के एक पास्ट सीन को देखते हैं, जो वो पहली बार किसी डेट पर गए थे, जहाँ कूदो को ये पहली बार पता चला था कि रिको को वाटरमेलन खाते हुए स्मोक करना काफी पसंद है। कूदो ने कहा था कि आखिर ये कैसा कॉम्बिनेशन है, जिस पर रिको से बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा भी कॉम्बिनेशन ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद रिको यहाँ से चली जाती है और कूदो का दोस्त ग्वेन यहाँ पर आता है और दोनों बात करने लगते हैं, जिसमें ग्वेन बोलता है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें ये शहर काफी अच्छा लगने लगा है। तभी कूदो की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा था। अब तभी अचानक से कॉलोन शहर में एक अर्थक्वेक आता है और सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम ग्वेन को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी में होता है। टैक्सी ड्राइवर को जब पता चलता है कि ये कॉबलिन शहर जा रहा है तो वो काफी हैरान हो जाता है, जिस पर वो कुछ नहीं कहता और अपने लगेज को लेकर वहाँ जाने लगता है। पहले तो हमें वो एक शहर दिखता है, पर अगले ही पल वो हमें एक खंडर में दिखाया जाता है। अब हम यूकी को देखते हैं, जो कि अपने फादर से कहता है कि मुझे पता है ये टीवी शो वाला आइडिया बहुत बेकार था, पर मुझे लगा अगर हमारा कनेक्शन टेलीविजन के साथ होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। के फादर बोलते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने सोचा था कि तुम एक अडल्ट की तरह बिहेव करोगे, लेकिन तुम तो काफी बदतमीजी से पेश आ रहे हो। जिस पर म्यूकी माफी मांगता है। तब उसके फादर उससे पूछते हैं कि जेनेटिक टेरा के प्रोजेक्ट को लेकर क्या चल रहा है। म्यूकी बताता है कि अभी तो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे फेलियर पर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ये समझ गए ना। और क्या तुमने वेसल ढूंढ लिया है? मुझे ये पता है और मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक पेट डॉग भी है। अब घर पे म्यूकी का वेट क्यों करता है, वो काफी ज्यादा थक चुका था, जिसके बाद वो दोनों समझ जाओ यार। अगले दिन क्यों देखता है कि म्यूकी अपना सारा सामान पैक कर चुका है और इसलिए वो म्यूकी के पास जाता है और बोलता है कि मुझसे बात करो। तो म्यूकी उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे जीना चाहता हूँ मैं वैसे ही जीऊंगा। इस पर क्विल कहता है कि तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो, तुम मुझे चुनो, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। म्यूकी कहता है कि तुम्हें ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, जाओ यहाँ से। और तब क्विल जबरदस्ती कुछ ले लेता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। क्विल बोलता है कि तुम्हें दर्द अच्छा लगता है ना, जिसमें म्यूकी से बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। अब क्विल एक फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ कूदो रिको से बोलता है कि क्या तुम अपने घर में गोल्ड फिश को रखना चाहोगी, जिस पर रिको मना कर देती है। रिको बताती है कि अगर उसके पास पेट होगा तो वो कहीं बाहर नहीं जा पाएगी। तब कूदो उसे मिस्ट्री वॉल्यूम का पार्ट 2 देता है, पर रिको वो लेने से मना कर देती है। कूदो हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हें तो इसका पार्ट 1 काफी अच्छा लगा था। रिको इस पर हाँ करती है और बोलती है कि इसीलिए ही मैं इसका पार्ट 2 नहीं पढ़ना चाहती, इसका ये वाला पार्ट परफेक्ट है, मैं इस दुनिया को बदलना नहीं चाहती। कुल बोलता है कि उन लोगों ने कॉबलून शहर को तबाह करने का सोच लिया है, अब तुम क्या करोगे। इस पर कूदो कहता है कि मैं वापस जापान चला जाऊंगा या हांगकांग, वैसे तुम्हारा क्या क्विल। जिस पर क्विल बताता है कि वो भी हांगकांग चला जाएगा। तभी यहाँ कूदो को एक काम याद आ जाता है और वो चला जाता है। और अब क्विल रिको से पूछता है कि क्या तुम सच में इसे नहीं पढ़ना चाहती। इस पर रिको कहती है कि नहीं, मेरी कहानियाँ खत्म नहीं होगी और ना ही ये कभी कंप्लीट होगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्विल मायोमी के घर पर आता है और मायोमी उसे देखकर पहले प्यार में ही प्यार में पड़ जाती है। वो उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर क्विल उसे अपना नाम बता देता है। नाम सुनकर मायोमी को रिको की बात याद आती है कि जिस क्विल नाम के लड़के के बारे में उसने बताया था ये तो वही है। जिसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यहाँ रिको क्विल से पूछती है, तुम पुरानी रिको यानी रिको कुजुराई को जानते हो ना। क्विल हाँ बोलता है। तब रिको बोलती है कि जैसे मेरे 2 रूप हैं, क्या तुम्हारे भी 2 रूप हैं, क्या मैं एक क्लोन हूँ। जिस पर क्विल बोलता है कि मुझे क्लोन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरा सेकंड वर्जन कब का जा चुका है, क्योंकि वो फेक था, मैं रियल हूँ और मैं जिस रिको को जानता था वो रियल थी। रिको पूछती है कि रिको कुजुराई मर चुकी है ना। कूदो ने मुझसे कहा कि उसने उसे मारा है। इस पर क्विल बोलता है कि क्या कूदो ने ऐसा कहा। नहीं, कूदो ने उसे नहीं मारा, वो दोनों इंगेज थे। तब मेयोमी पूछती है, तुम्हें बताओ कि आखिर वो कैसे मरी। अब क्विल रिको से बोलता है कि तुम अभी भी कूदो से प्यार करती हो ना, मुझे डर है कि उस रिको के बारे में जानने से तुम भी उसी के रास्ते पर चल पड़ोगी, क्या तुम ऐसा चाहती हो। अब रिको बोलती है कि ये मेरी खुद की फीलिंग्स है,
मैं किसी का कॉपी नहीं हूँ। और मायूमी भी इस पर एग्री करती है कि ये हम ही हैं। अब रिको को कुछ काम याद आता है तो वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ मायूमी बड़े चाव से खा रही थी, जिसे देखकर क्विल मन में सोचता है मैंने इस जैसी को कॉबलून में पहले नहीं देखा। और वो मामी से पूछता है कि आखिर तुम कॉबलून में कब से हो, जिसे मायूमी बताती है कि वो 6 महीने से यहाँ पर है। और क्विल बोलता है तो यानी तुम्हें नहीं पता कि कॉबलून कितना खतरनाक है, क्या तुम्हें ये जरा सा भी महसूस नहीं हुआ? जिसमें मायूमी कहती है कि हाँ मैंने इसे महसूस किया है, मैं जैसे दिखती हूँ मैं पहले वैसे तो नहीं थी और उस दिन मैं अपने असली रूप में आ गई और ये कोई इल्यूजन तो नहीं था। कोयल पूछता है कि आखिर तुमने इसे ठीक कैसे किया, जिस पर वो बताती है कि मैंने ये सब रिको की मदद से किया, रिको की मदद से ही मैं अपने असली रूप में आ पाई। जिस पर वो पूछता है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। वो बताती है कि अपने परफेक्ट रूप में आना यानी खुद पर भरोसा करना, खुद से झूठ बोलने से हम अपना फेक वर्जन बन जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से ही सच बोलते हैं तब हम अपना ही एक परफेक्ट वर्जन बन जाते हैं। और तब कोयल मन में बोलता है कि मायूमी को भी ऐसा ही है। अब मायूमी पूछती है कि क्या कोई और लोग भी हैं जिनके सेकंड वर्जन है, जिस पर क्विल बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब मायूमी यहाँ पर क्विल से बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम रिको से मिलो और पता करो कि वो रियल वर्जन है कि नहीं। और क्विल मन में बोलता है कि वैसे तो कूदो रियल है और आखिर किसने ये घिनौना काम किया है। ऑफिस में कूदो टीवी पर म्यूकी का ही शो देख रहा था। म्यूकी कहता है कि अगर किसी वजह से तुम्हारी मेमोरीज लॉस्ट हो जाए तो जेनेटिक टेरर की वजह से तुम उसे वापस पा सकते हो। तब रिको कप नूडल खाने लगती है और कूदो सब भड़कने लगता है, ये बोलते हुए कि ये मैंने रखा है। वो इसके लिए माफी मांगती है और पूछती है कि क्या तुमने लंच नहीं करा है। तब कूदो उसके रिंकल्स का मजाक उड़ाता है और वो बोलती है कि चुप रहो, ज्यादा रिंकल्स यानी मैं अभी भी जिंदा हूँ। कूदो यहाँ से चला जाता है और तब रिको को फील होता है कि ऐसी सिचुएशन में उसने अपने आप को ही डेवलप कर लिया है। रिको को पुरानी रिको और कूदो की फिक्र होने लगती है। वो सोचती है कि अपनी मंगेतर को खोने के बाद आखिर इन सिचुएशन में मुझे कैसे देखता होगा। यहाँ म्यूकी डॉक्टर वांग से मिलता है और तुम सोचो उसने आखिर डॉक्टर से क्या पूछा होगा। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। इसे ही बोलते हैं लापरवाही का नतीजा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मेरी रिसर्च के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही ऑर्गन्स हैं पर दोनों ही इस चीज के काबिल नहीं हैं। तब म्यूकी पूछता है कि तो क्या फिर मैं एक वेसल बन सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर इसके लिए भी मना कर देते हैं। तब डॉक्टर बोलते हैं क्या ये जेनेटिक टेस्ट से रिलेटेड है, जिस पर वो कहता है आप तो उससे नफरत करते हो ना। तब यहाँ पीछे एक लड़का आता है और बोलता है डॉक्टर इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, पर डॉक्टर इसके लिए मना करते हैं। वो लड़का आगे कुछ कहने वाला था तब म्यूकी कहता है मुझे इससे बात करनी है। इस लड़के का नाम युलुम होता है। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर युलुम बोलता है तो तुम्हारे फादर अपने मरे हुए बेटे को वापस जिंदा करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि जेनेटिक टेरर की मदद से ये पॉसिबल हो सकता है और तुम्हें उनकी मदद करने में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है। म्यूकी बताता है कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ पर उसके पास कोई मेमोरीज नहीं होंगी। युलुम कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है, उस जगह पर मरे हुए लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम वही तो बना रहे हैं। म्यूकी कहता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें रिस्टोर और कॉलोन के बारे में जानना होगा। तब ओलन कहता है कि कुछ लोग रिस्टोर कॉलोन को देख पा रहे हैं और कुछ नहीं। म्यूकी हाँ बोलता है और बोलता है कि क्विल भी इसे देख सकता है, जिस पर ओलन कहता है यानी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। फिर वो बताता है कि उसके अंदर एक एक्ट्रेस भी रहती है, मायूमी की बात कर रहे हैं लोग, उसने अपना चेहरा बदल लिया है पर तुम अपने जेनेटिक टेरर के साथ काम चालू रखो। बातचीत के बाद यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। तब ओलन पीछे से बोलता है कि कॉलोन में अननेसेसरी चीज पर ध्यान जरूर देना। अब हम कूदो और रिको को देखते हैं जो कि ग्रोसरी स्टोर में आते हैं। यहाँ रिको बोलती है कि यहाँ तो बस कप नूडल्स ही हैं। तब कूदो से ध्यान से दिखाता है कि यहाँ पर हर कंट्री के कप नूडल्स हैं। रिको अब एक ट्रैवलिंग बुक पढ़ती है जिस पर कूदो बोलता है कि क्या तुम कहीं ट्रैवल करना चाहती हो। वो बोलती है हाँ, क्योंकि मैं कभी कॉलोन के बाहर नहीं गई हूँ। वैसे कूदो मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था ना, मैं बिल्कुल पुरानी रिको की तरह दिखती हूँ जिस पर से तुम अभी तक मूव ऑन भी नहीं कर पाए हो। तब कूदो बोलता है कि प्लीज कहीं मत जाना, हमेशा मेरे साथ ही रहना। तभी यहाँ पर अर्थक्वेक आता है क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर धमाका हुआ था। हमें कूदो को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन वो क्विल को बताता है कि आज वो रिको कुजुराई को प्रपोज करने वाला है। क्विल उसे समझाता है पर तुम क्या उसे सही में अच्छी तरह से जानते हो। जिस पर वो कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कॉबलून शहर जल्दी डिमोलिश होने वाला है और वो इससे प्यार करती है। ये इस शहर का आखिरी समर है और इसीलिए मैं उसे जल्दी प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें सेल्फिश लगता हूँ? जिस पर क्विल कहता है नहीं, तुम कमाल के हो। प्रेजेंट टाइम में वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर धमाका हुआ था और वहाँ वो क्विल को देखता है। क्विल उसे गले लगा लेता है। कूदो पूछता है तुम असली वर्जन हो ना? जिस पर क्विल कहता है हाँ मैं असली वर्जन हूँ, मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ। वैसे कॉबलून में आखिर ये चल क्या रहा है? कूदो बताता है कि मैं भी इस चीज को देख के हैरान हूँ। क्विल से कहता है कि हमें जल्दी कॉबलून से बाहर जाना होगा
पर कूदो इसके लिए मना कर देता है। तो क्विल बोलता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिको गुजर आई है। कूदो इस पर हाँ करता है और बोलता है तुम भी उससे मिले हो ना। पर क्विल उसे समझाता है कि वो इस रिको से अलग है जिसे हम जानते थे। क्या ये जानकर तुम्हें दर्द नहीं होता? कूदो बात करते हुए पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। क्विल उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और मेरा कोई खास भी यहाँ रहता है। कूदो कहता है तो तुम्हें भी कोई लवर मिल गया। क्विल बताता है कि मैं डंप हो चुका हूँ पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कूदो ये देखकर बोलता है कि तुम तो प्यार में पागल होते जा रहे हो, तो तुम उसे इसलिए ढूंढ रहे हो ताकि तुम्हारा हाल भी मेरी तरह ना हो। कूदो उससे पूछता है कि क्या वो भी हमारी तरह एक आउटसाइडर है, जिस पर क्विल हाँ बोलता है। जिस पर कूदो कहता है कि उसे लेकर गॉब्लिन से बाहर चले जाओ। तब क्विल बोलता है कि मैं तुम्हें भी साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम ये जानते हो कि रिको गुजराई और ये गॉब्लिन शहर पूरा ही नकली है। कूदो आगे उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। क्विल पीछे से बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा। म्यूक्यू भी गॉब्लिन में घूमने आया था। वो ओलियन को कॉल पर कहता है कि मैं गॉब्लिन के अंदर ही हूँ। यहाँ भी डॉक्टर वॉन्ग का क्लिनिक है। ये गॉब्लिन तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर उनका ओरिजिनल वर्जन होगा कि नहीं। ओलियन कहता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें विजिट करना। तुमने अपने एक्स को नहीं बताया है कि तुम गॉब्लिन के अंदर हो। तुम बात छुपाने में तो बचपन से ही अच्छे हो। म्यूक्यू फोन रख देता है। तब उसे चक्कर आने लगते हैं। वो पानी पीता है पर वो अचानक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब म्यूक्यू एक बार के अंदर था। टीवी पे पता चलता है कि हिब्लिनुमा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गॉब्लिन को डिमोलिश कर दिया गया है। ये सेकंड गॉब्लिन शहर 1997 का इलीगल वर्जन था, जिसे कि यहाँ के लोगों ने खुद से बनाया था। क्विल भी यहाँ पर आता है। दोनों में काफी बातचीत होती है, जिसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। म्यूक्यू को ठंड लग रही होती है तो क्विल उसे अपनी जैकेट दे देता है। म्यूक्यू समझ जाता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। वो बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर क्विल एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद तो तुम लोग देख ही रहे हो आखिर क्या क्या हो रहा है। इसके बाद दोनों वस्त्रहीन बेड पर पड़े होते हैं। यहाँ पर म्यूक्यू बोलता है तुम असल में मेरा जेंडर जानना चाहते हो ना। तुमने कभी भी मेरे जैसे दो जेंडर वाले को नहीं देखा होगा। क्विल उससे बोलता है कि अगर तुम एक औरत होते तो मैं तुमसे दूर रहता, पर अब मुझे लगता है कि अगर तुम एक औरत भी होते तो भी मैं तुमसे प्यार करता। और तब म्यूक्यू मन में सोचता है वो पहला बंदा था जिसे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं लड़का हूँ या लड़की। ये सब कुछ वो बेहोश होते हुए याद कर रहा था। और जब उसे होश आता है तो पाता है कि वो डिजाइनर्स के रूम में है। एक लड़की उसे बताती है कि तुम रास्ते में बेहोश हो गए थे, हम बड़ी मुश्किल से तुम्हें यहाँ लाए हैं। म्यूक्यू दोनों का शुक्रिया करता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर किसी सियांग नाम के को जानती हो? वो हाफ जापानीज है। पर लड़कियाँ कहती है कि मैंने ये नाम कभी सुना नहीं। अब वो लड़कियाँ बोलती है कि अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तुम डॉक्टर वांग के पास जा सकते हो। तब म्यूक्यू बोलता है यानी कि वो भी यहाँ पर है। और तभी यहाँ की लाइट चली जाती है। रिको आकर उन्हें लाइट कटने की वजह बताती है। तब म्यूक्यू से अपनी जीभ दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? रिको डर जाती है और बोलती है म्यूक्यू हिबोनुमा। म्यूक्यू उससे कहता है कि मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। और रिको उससे बोलती है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अब रिको क्लिनिक में उससे पूछती है कि आखिर ये जिरकोनियम क्या है और क्या मैं जिरकोनियम से बनी हूँ? मेरी सारी मेमोरीज अलग हैं, क्या मैं गुजराई बी से अलग हूँ? कूदो उसे जानता है और यहाँ म्यूक्यू मन में सोचता है कि क्या कूदो पहले वाली रिको को जानता है, यानी कि वो असली कूदो है। तो फिर भी उसने यहाँ रहने का फैसला किया। अब वो रिको से कहता है कि तुम एक जिरकोनियम नहीं हो और ना ही तुम कोई क्लोन हो, तुम खुद को एक जेनेरिक बुला सकती हो। यहाँ योलुंग डॉक्टर वांग के वार्ड से कुछ फाइल निकाल रहा था। अब डॉक्टर वांग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। योलुंग बोलता है कि मैं बस रिको कुजराई के बारे में जानना चाहता हूँ। कोबलून ने उन लोग का कॉपी वर्जन बना लिया है जो मर चुके हैं और रिको कुजराई भी उनमें से एक है, क्यों है ना? डॉक्टर इस पर हाँ करते हैं और बताते हैं कि मैंने उसे मरते हुए देखा है, उसने अपनी खुद ही जान ले ली थी। अब रिको मियामी को सब कुछ बता देती है जो भी उसको म्यूक्यू ने बताया था। यामी बोलती है जेनेरिक मतलब यानी कि कुजराई और हम अलग हैं, यानी मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकती हूँ। अब मियामी कहती है कि चलो हम तुम्हारा रूम चेंज कर देते हैं, जिस पर रिको बोलती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि कूदो ये खुद डिसाइड करे आखिर उसे क्या करना है। रिको उस कमरे से कुछ जरूरी सामान को मूव करने के बारे में सोच रही थी, तभी आधी रात को यहाँ कूदो आ जाता है, जिससे रिको हैरान हो जाती है। एक्चुअली में कूदो यहाँ रिको को देखने आया है क्योंकि आज ही के रात 12 बजे रिको मर चुकी थी, या ये बोलो उसने खुद को मार लिया था। ये बात वो रिको को बताता है, जिस पर वो कहती है कि घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगले दिन यायोमी रिको पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने अपने रूम को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और वो बोलती है कि चलो थोड़ा सा तुम्हारे कमरे को चेंज कर दिया जाए। तब रिको कहती है कि मुझे डिजाइन वाले पर्दे चाहिए, जिसमें यायोमी कहती है यानी फैब्रिक वाले, वो तो हांगकांग में मिलते हैं, क्या हम दोनों वहाँ पर साथ में जाए? जिस पर रिको कहती है हाँ चलो चलते हैं, इस ट्रैवलिंग में मजा आएगा। दूसरी तरफ हम क्यूल को देखते हैं जिसे भूख लग रही होती है, पर म्यूकी ने उसे कॉबलोन में कुछ भी खाने से मना कर रखा है, इसीलिए वो पिज्जे को बाहर से ऑर्डर करता है। तो तब रिको और मायोमी दोनों ही कॉबलोन से बाहर जा रहे थे। तभी कोयल आकर रिको को रोक लेता है और बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? को बताती है कि मैं तो बस हांगकांग जा रही हूँ अपने लिए कुछ लेने के लिए। तब यहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय पहुँच जाता है
और क्विल को पिज्जा दे देता है। क्विल बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पर डिलीवरी कर दी। इस पर पिज्जा बॉय बोलता है कि हम अकेले हैं जो इस खंडर जैसी जगह पर भी डिलीवरी करते हैं। रिको बोलती है डिस्ट्रॉय, और तब पीछे से मियामी बोलती है हम यहाँ रहते हैं, तुम जानते हो ना। वो पिज्जा बॉय बोलता है कि डिमोलिशन के बाद से यहाँ रहना इलीगल है। रिको बोलती है आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है, पर वो लड़का उसकी बात का अभी तक जवाब नहीं दे रहा था। मियामी उससे कहती है कि आखिर तुम रिको को इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता, बोलता है कि आप लोग मुझे चिढ़ाना बंद करो, और यहाँ से चला जाता है। और अब क्विल रिको को बताता है कि वो इस कॉब्लून शहर को नहीं देख सकता, और ना ही तुम्हें रिको। कॉब्लून 3 साल पहले ही डिमोलिश हो चुका है। मायोमी इसे ऑनलाइन सर्च कर देखती है और सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है। क्विल बताता है कि बाहर के कुछ लोग उन लोगों को नहीं देख सकते जो कि मर चुके हैं। तुम बस इस जगह के अंदर एग्जिस्ट करती हो रिको। रिको एक अजीब से सदमे में थी। वो बोलती है तो वो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा था, वो मुझे सच में नहीं देख पा रहा था, यानी कि मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। और मायोमी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी।